बोरुटो को हेट देने वाले लोग कुछ बहुत ही बढ़िया चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि बोरुटो की स्टोरी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसका नारुतो लवर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मुझे खुद बोरुटो के चैप्टर के आने का वेट रहता है एंड मैं इसी के ही लेटेस्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर नंबर 16 द सिंगुलैरिटी ऑफ फेट। चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ काशिन कोजी बोरुटो को एक न्यू जुत्सु के बारे में बता रहे हैं जो फ्यूचर बोरुटो खुद इन्वेंट करने वाला है, जिससे हमको पता चलता है कि बोरुटो भी अपने ग्रैंडफादर मिनाटो की तरह ही एक जीनियस है। कोजी बोरुटो को बताते हैं कि फ्यूचर बोरुटो ने एक न्यू जुत्सु को मास्टर किया है जो कि उसके ग्रैंडफादर के जुत्सु के जैसा ही है, बट ये उसके ग्रैंडफादर के जुत्सु से बहुत अलग है, मगर इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। और इसको मास्टर करने के लिए बोरुटो को 6 साल का टाइम लगा था, जिसका नाम है द फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। कोजी डीप डिटेल्स में जाते हुए ये रिवील करते हैं कि ये एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है जो यूजर को किसी भी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी देता है। कोजी बोरुटो को इस जुत्सु को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए चक्र को एक मीडियम जैसे कि कुनाई या शुरिकेन से असाइन करना होता है। इससे टेलीपोर्टेशन एक्यूरेट और आसान होता है जब तक ऑब्जेक्ट साइट में होता है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जब लंबे डिस्टेंस पर टेलीपोर्ट करना होता है या जब वो ऑब्जेक्ट साइट से बाहर चला जाता है तब टेलीपोर्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सपोज कि तुमने 2 कुनाई अलग अलग डायरेक्शंस में कहीं दूर चक्रा इन्फ्यूज करके लगा दिए। अब जब तुम टेलीपोर्ट करोगे तब कौन से कुनाई पर तुम टेलीपोर्ट हो जाओगे ये नहीं पता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एज अ टारगेट रखा जाए तो उन दोनों में अंतर करके टेलीपोर्ट करना इजी हो जाता है, जैसे कि एक शुरिकेन, एक सॉर्ड एंड एक कुनाई। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है, इसलिए टेलीपोर्टेशन भी इजी हो जाता है। बट फिर भी जितना ज्यादा दूर टारगेट होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेट भी करना पड़ेगा। अब कोजी और बोरुटो की एक और बीच की बात को डीपिंग करते हैं। बोरुटो कहता है कि हमें सबको उनका फ्यूचर के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन कोजी का मानना है कि ये सब कुछ बदल देगा। उनका कहना है कि डेस्टिनी को समझना बहुत जरूरी है। जो भी फ्यूचर के बारे में जानता है वो सिंगुलैरिटी बन जाता है। मतलब जितने कम लोग सिंगुलैरिटी बनते हैं उतना ही फ्यूचर स्टेबल रहता है। अगर फ्यूचर किसी को पता ही नहीं होगा तो फ्यूचर लगभग फिक्स रहता है, लेकिन जितने ज्यादा लोग फ्यूचर के बारे में जानते हैं उतना ही ड्रामेटिकली फ्यूचर बदलने लगता है। इसलिए कोजी कहते हैं कि हमें पीछे रहकर लोगों की हेल्प करनी चाहिए एक बेटर फ्यूचर के लिए, लेकिन उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में बताना नहीं चाहिए। अगर लोगों को अपना फ्यूचर पता चल जाएगा तो सब कुछ बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। कोजी ये भी कहते हैं, बोरुटो तुम और मैं तो पहले से ही सिंगुलैरिटी बन चुके हैं, और आइडा तुम भी सिंगुलैरिटी का हिस्सा हो, क्योंकि तुम फ्यूचर में किसी न किसी पॉइंट पर ये सब कुछ जरूर देखोगी। आइडा की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ रिवील होता है कि ये कोई फ्लैशबैक नहीं, ये पास्ट था जो आइडा देख रही थी अपनी सेंडिन गन की हेल्प से। आइडा को पता चलता है कि बोरुटो क्यों कुछ खास कर रहा है, लेकिन वो ये नॉलेज सुमिरे और सारादा को नहीं बताती, बट सारादा जानने की कोशिश जरूर करती है। सुमिरे सारादा को समझाती है कि उसे बोरुटो की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन सारादा की क्यूरियोसिटी यहाँ फेल हो जाती है। इस पर सारादा सुमिरे को जवाब देती है कि अगर लास्ट टाइम बोरुटो हमें हेल्प करने देता तो शायद उसे जो चोट लगी थी वो ना लगती। इस बात पर सुमिरे काउंटर करते हुए कहती है, तुमने शायद एक पॉसिबिलिटी को कंसीडर नहीं किया कि अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते तो शायद उसका हाल इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। शायद बोरुटो को हम लोगों की प्रेजेंस उसके फुल पोटेंशियल पर जाने से रोक रही थी, और तुम्हें पता है कि बोरुटो ने जो किया वो हम सबकी सेफ्टी के लिए ही किया था। सुमिरे आखिर में सारादा को कहती है कि उसे दूसरों की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कम से कम बोरुटो की तो जरूर करनी चाहिए। सुमिरे इस बात का भी जिक्र करती है कि सारादा ने उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया, जबकि वो जानती थी कि सुमिरे को बोरुटो पसंद है। फिर भी सारादा ने बोरुटो को जाके अचानक से हक किया, जिससे सुमिरे को काफी बुरा लगा। ये सब बोलकर सुमिरे वहां से चली जाती है, और ये हीटेड कन्वर्सेशन देख के आइडा को मजे आ रहे हैं। आफ्टर ऑल है तो वो भी एक लड़की ही। शिकिमारू आइडा को कॉल करता है एंड आइडा शिकिमारू के पास आ जाती है, पर शिकिमारू चार्म एबिलिटी से काफी अनकंफर्टेबल है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि आइडा के पास एक चार्म एबिलिटी है जो सारे ह्यूमंस को आइडा को लाइक करने पर मजबूर करती है, बट इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ओत्सुत्सुकीज एंड हर ओन फैमिली मेंबर्स। आइडा बताती है कि जैसा शिकिमारू ने एक्सपेक्ट किया था, एक नया शिंजू पैदा हुआ है जिसका नाम है रयू, जो कि गारा के सन शिंकी का क्लोन है। रयू का टारगेट गारा है, बट अभी के लिए गारा सील्ड है शिंकी की सील में, बट रयू क्योंकि शिंकी का क्लोन है वो कभी भी उसको ओपन करके गारा को मार सकता है। शिकिमारू डिसाइड करता है कि उसको एक टीम बना के गारा की हेल्प करने के लिए भेजना चाहिए, बट देन आइडा बताती है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन अभी दी वो पास्ट की है, ना कि रियल टाइम की, एंड अब से वो शिंजूस को रियल टाइम में नहीं देखेगी, क्योंकि उनमें से एक शिंजू को पता चल जाता है कि आइडा उन्हें देख रही है, एंड लास्ट टाइम उसने आइडा को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। तो शिकिमारू उसको बोलता है
कि कोई बात नहीं, इतना बहुत है, तुम्हें ज्यादा पुश करने की नीड नहीं है। सडनली कोजी का एक टोड आइडा के हेयर्स के थ्रू निकलता है एंड कोजी उस टोड के जरिए शिकमारू से बात करता है, जहां वो शिकमारू को ऑर्डर्स देता है कि कोनोहामारू, सारदा एंड मित्सुकी को लैंड ऑफ सैंड भेजो एंड कोई क्वेश्चन मत करना। कोजी बताता है कि रयू एंड मे बी मात्सुरी लैंड ऑफ सैंड की तरफ बढ़ रहे हैं एंड तुम्हारी टीम को वहां के 2 शिनोबी असिस्ट करेंगे। एंड कोजी बोरुटो को एस्केप करने में हेल्प करने के लिए थैंक्स भी बोलता है एंड उसको बोलता है कि तुम्हें मेरा कोई भी ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल की सुनो। इस तरह कोजी शिकमारू का ट्रस्ट जीत लेता है। हम देखते हैं कि वो तीनों लैंड ऑफ सैंड पहुंच चुके हैं एंड वहां के 2 शिनोबीज से मिल भी चुके हैं एंड कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि रयू एंड मात्सुरी ऑलरेडी उनका वेट कर रहे हैं एंड यहाँ होता है इस चैप्टर का एंड। आज हमने देखा कि चैप्टर कितना एंगेजिंग था, जहाँ बोरुटो की न्यू टेक्निक, आइडा की वीकनेसेस और एक न्यू थ्रेट का इंट्रोडक्शन हुआ। आने वाले चैप्टर्स में हो सकता है कि हम कोनोहामारू को सीरियस एक्शन में देखें या फिर सारदा की मंगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज का पता चले। मित्सुकी तो ऑब्वियसली अपने सेज मोड से आग लगाने ही वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एनिमिक्स को और बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।